नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण की जो मई मंथ की मैगजीन होती है उसको कवर करेंगे और इस पूरे बुक के निचोड़ को हम लोग 124 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगामी जितने भी परीक्षाएँ होने वाले हैं उसमें हमें अगर यहाँ इन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं तो उन्हें आसानी से हम लोग परीक्षा हॉल में बना सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि प्रतियोगिता दर्पण में इन सारे टॉपिक से करंट अफेयर्स के एक्सप्लेनेशन और सारी मुख्य घटनाएं दी गई होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रतियोगिता दर्पण मई 2024 मैगजीन के राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझने का भी प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, देश की 17वीं लोकसभा का पंचवर्षीय कार्यकाल कब समाप्त होना है। दोस्तों, ये चूंकि ये मई मंथ के मैगजीन की है तो कुछ चीज़ें पुरानी होंगी, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने 16 जून 2024 को, 26 जून 2024 को, 6 जून 2024 को, 20 जून 2024 को। तो सही उत्तर है दोस्तों 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का पंचवर्षीय कार्यकाल समाप्त होना था। अब हम लोग 18वीं लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। देश की 17वीं लोकसभा का पंचवर्षीय कार्यकाल जहां 16 जून 2024 को समाप्त होना है, इससे पूर्व ही 18वीं लोकसभा के लिए विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को जारी कर दी गई। लोकसभा की 543 सीटों के लिए यह चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून तक चलेगा। और हुआ भी आपको पता ही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ आज जुलाई में जाके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये सारी घटनाएं आपको हूबहू याद होगा। तो अब इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि ये सारी घटनाएं याद हो जाए, ठीक है। और यह चुनाव जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है यह 7 चरणों में कराया गया। कुछ राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आगामी परीक्षाओं के लिए। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो इन 4 विधानसभाओं के चुनाव भी लोकसभा के चुनाव के साथ ही कराए गए। इनके अतिरिक्त 13 राज्यों के विधानसभाओं की 26 खाली सीटों के लिए भी उपचुनाव भी संपन्न हुए। 4 राज्यों में तो विधानसभा के चुनाव हुए तथा साथ ही 13 राज्यों में विधानसभाओं की जो रिक्त सीटें थी 26, वहाँ पे भी उपचुनाव कराए गए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम विधानसभाओं के अतिरिक्त शेष सभी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना 4 जून को कराई जाएगी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम विधानसभाओं की मतगणना 2 जून को होगी। इसके साथ ही आचार संहिता पूरे देश में लागू होगा। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी करते हैं पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया 16 मार्च से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से भी है। 18वीं लोकसभा के सभी 543 सीटों के लिए कितने चरणों में मतदान कराया जाएगा? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा 7 चरणों में ये मतदान कराए जाएंगे और आपके सामने ये 7 चरण का पूरा विवरण दिया गया। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वां चरण 1 जून 2024 को। ये 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा के लिए मतदान कराए जाएंगे। और यहाँ एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है दोस्तों, 3 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। इन तीनों राज्यों में जो सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे, यानी इन 3 राज्यों में पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक मतदान होगा। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपके सामने लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम क्षेत्रवार दिया गया है, मैप के अनुसार दिया गया है। और दूसरी तरफ आप राइट साइड में देख सकते हैं कि जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहाँ का भी पूरा विवरण दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, इन सब का आपके सामने पूरा विवरण दिया गया है। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है वो 4 राज्यों में लोकसभा विधानसभा का चुनाव और पूरे देश में 18वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक एक करके नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ ही निम्न में से किस राज्य या राज्यों में विधानसभा के चुनाव के लिए भी मतदान कराया जाएगा? तो मैंने आपसे बोला था, आप याद करिएगा दोस्तों, ऐसे 4 राज्य हैं जहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव संपन्न हुए। कौन कौन वे राज्य है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, उड़ीसा,
अरुणाचल व सिक्किम। आने वाले वीडियो में जो होगा हम लोग करेंट जो इन राज्यों में जो मुख्यमंत्री चुने गए तथा 18वीं लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट परिणाम घोषित हुए उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि ये मई 2024 प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का पॉइंट है तो इसको हम लोग उसी पॉइंट तक ही रहने देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किस राज्य या राज्यों में सभी 7 चरणों में मतदान हुआ 18वीं लोकसभा के? तो वे 3 राज्य कौन कौन थे? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन सी सही है। 5वां प्रश्न, रिश्वत लेकर सदन में बात कहने या वोट डालने के मामले में सांसदों या विधायकों को मिलने वाली छूट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्ष पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है, यानी बदल दिया है, उस पर रोक लगा दी है, जो था उसको बदल दिया है। तो 20 वर्ष पुराना, 25 वर्ष पुराना, 30 वर्ष पुराना या 35 वर्ष पुराना? तो दोस्तों 25 वर्ष पुराना अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। क्या था वो, हम लोग एक बार देखते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे और आपके जानकारी में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। दूरगामी महत्व के एक फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव मामले, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड, रिश्वत कांड से संबंधित था, पीवी नरसिंह राव मामले में दिए गए एक फैसले को 4 मार्च 2024 को पलटते हुए यह फैसला सुनाया कि रिश्वत लेकर सदन में वोट डालने या भाषण देने के मामले में आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं है। पहले क्या था कि आप सदन में ये सारे काम करते हैं तो उन पे आपराधिक मुकदमा से उन्हें, इन सांसदों और विधायकों को छूट मिलता था, लेकिन अब उस फैसले को पलट दिया गया है। वो फैसला कब था? 1998 का बात था। पीवी नरसिम्हा राव मामले में यह जो फैसला था उसे पलट दिया गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 1998 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत केस यानी नरसिंह राव मामले में 3-2 के बहुमत से फैसला दिया था कि अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट डालता है या भाषण देता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होगा और उस पर आपराधिक केस नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा मतलब कानून का उल्लंघन था दोस्तों, यानी गलत कानून था। आप रिश्वत लेके मतलब देश के संविधान के सबसे बड़े जो घर है यानी संसद में, वहाँ पे आप इतना बड़ा आपराधिक मामला करेंगे और आपको विशेष छूट मिलेगा, विशेषाधिकार मिलेगा, ये बहुत गलत था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 25 साल बाद ही लेकिन एक सही फैसला दिया है। ठीक है, आगे और देखते हैं हम लोग। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा 25 वर्ष पूर्व सुनाए गए फैसले को पलटते हुए अब सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ, दोस्तों अगर कोई पुराना वाद है, अगर उसको पलटना है तो जितने भी संवैधानिक पीठ यानी 5 सदस्यीय फैसला सुनाया था तो उससे बड़ी पीठ होनी चाहिए। तो इस फैसला को सुनाने के लिए 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने ऐसे सांसदों एवं विधायकों को रिश्वत लेकर वोट डालने या भाषण देने वाले मामले में संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विशेषाधिकार कवच न मिलने की बात 4 मार्च 2024 को अपने फैसले में कही है। एक संविधान अनुच्छेद है जो लोकसभा से रिलेटेड है और ये विधानसभा से रिलेटेड। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ सहित 7 सदस्यीय पीठ ने 4 मार्च के सर्वसम्मत फैसले में कहा गया कि रिश्वत लेने का अपराध तो उसी पल हो जाता है जब सांसद या विधायक रिश्वत लेते हैं या लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपराध उसी वक्त हो गया, उसके बाद वह वोट देता है या नहीं देता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई इन्होंने अपने लिए एक अलग कानून बना रखा था, ये जो कहना नहीं चाहिए लेकिन इन लोगों ने, सांसदों विधायक ने एक अलग कानून अपने लिए बना रखा है जिसमें उनको सब कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी आपराधिक मामले में भी उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने निम्न में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है जिसके पश्चात राज्यसभा की मनोनयन कोटे वाले सभी 12 सीटें अब भरी जा चुकी है? तो नए 12वें सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया है? NR नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, रोशनी नडार या अनुपम खेर? तो सही उत्तर है दोस्तों सुधा मूर्ति। ठीक है, सुधा मूर्ति आपको जानते ही होंगे कि इन्फोसिस फाउंडेड के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के सह-संस्थापक N नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति, को राष्ट्रपति ने 8 मार्च 2024 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। और ये सुधा मूर्ति जो है ना, आपको और चीज़ बता दे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उनकी सासू माँ भी है। ठीक है, यही है।
पेशे से इंजीनियर, समाज सेवी व लेखिका 73 वर्षीय सुधा मूर्ति के पिछले साल ही इनको पद्म अलंकरण से भी पुरस्कृत किया गया था। सुधा मूर्ति के दामाद, यह बात आ भी गया, ऋषि सुनक वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। श्रीमती सुधा मूर्ति को 2006 में पद्मश्री तथा 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनके मनोनयन से राज्यसभा के मनोनयन कोटे वाले सभी 12 सीटें अब भरी जा चुकी है। तो यही सुधा मूर्ति हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं राज्यसभा के सदन के सभी 12 मनोनयन सदस्यों के नाम हैं, 1 से लेकर 12 तक। महेश जेठमलानी, सोनल मानसिंह, राजकमल, राकेश सिन्हा, गुलाम अली खटारा, रंजन गोगोई, वीरेंद्र हेगड़े, पीटी उषा, इलैया राजा, वी विजयेंद्र प्रसाद, सतनाम सिंह संधू और सुधा मूर्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से किस मादा चीता ने 10 मार्च 2024 को 5 शावकों को जन्म दिया? गामिनी, ज्वाला, आशा या ज्योति? तो सही उत्तर है दोस्तों गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेनेशन में समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश के श्योरपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता यानी गामिनी ने 5 शावकों को 10 मार्च 2023 को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत में जन्म लेने वाले शावकों की संख्या अब कितनी हो गई है? 16 हो गई है। इनमें 13 जीवित हैं। पिछले वर्ष 2023 में चीता यानी ज्वाला, जो कि नामीबिया से लाई गई थी, उनका नामीबियाई नाम सियासा था। ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से केवल 1 ही जीवित बचा था और ये 5, ठीक है। तो 5 1 6। ज्वाला ने इस वर्ष जनवरी 2024 में 4 शावकों को जन्म दिया। उसके बाद चीता आशा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया। तो 6 4 10 और 10 3 13। इन शावकों सहित देश में चीतों की कुल संख्या, टोटल चीतों की संख्या हो गई 26, जिसमें 13 शावक है। और ये रिपोर्ट है मार्च 2024 के अंत तक की स्थिति। ज्ञात तो है कि सितंबर 2022 में 8 चीते नामीबिया से और फरवरी 2023 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। गामिनी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी, ठीक है। तो इन 20 चीतों में अब टोटल चीतों की संख्या 26 हो गई है, जिनमें 13 शावक है और 13 वयस्क है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप में एक नया नौसैनिक अड्डा किस नाम से स्थापित किया है? INS नेताजी, INS सुभाष, INS संपाति, INS जटायु? तो INS जटायु नाम से। अब आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। आप दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा। हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता की वृद्धि के दृष्टि से नौसेना का एक नया अड्डा यानी नेवल बेस लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर, लक्षद्वीप में किस द्वीप पर? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर 6 मार्च 2024 को स्थापित किया गया, जिसे INS जटायु नाम दिया गया है। तो भारत का नया नौसैनिक अड्डा जो लक्षद्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप पर है और जिसका नाम INS जटायु दिया गया है। यह 6 मार्च को किया गया। नौसेना के दक्षिणी कमान के अधीन रखे गए INS जटायु की कमांडेंट व्रत बघेल को सौंपी गई है। INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नौसैनिक अड्डा है दोस्तों। इससे पहले ऑलरेडी पूर्वी कवरत्ती में एक नौसैनिक अड्डा है जिसका नाम है INS दीप रक्षक। तो ये दूसरा है। INS दीप रक्षक कहाँ है? तो कवरत्ती में, और ये INS जटायु मिनिकॉय में। मिनिकॉय द्वीप जहां INS जटायु की स्थापना की गई है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है। मालदीव द्वीप समूह के ठीक उत्तर में स्थित होने के कारण मालदीव पर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव तथा वहां चीनी गतिविधियों को परिप्रेक्ष्य में नौसेना का यह केंद्र काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। मालदीव पर नज़र रखने के लिए यह INS जटायु बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को कहाँ किया? कलकत्ता, नई दिल्ली, कोचीन या सूरत? तो दोस्तों सही उत्तर है कोलकाता में। ये जमीन के नीचे आप मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। देश के लगभग 20 शहरों के विभिन्न रूटों मार्गों पर मेट्रो गाड़ियाँ अब प्रचालित है। इनमें पहली मेट्रो कोलकाता में 1984 में शुरू हुई थी। इनमें अब कोलकाता मेट्रो ही देश की ऐसी पहली मेट्रो हो गई है जो एक खंड में नदी के नीचे सुरंग से होकर गुजर रही है। कोलकाता में एस्प्लेनेड व हावड़ा के बीच यात्रा की दूरी कम करने के लिए हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाई गई है। किस नदी के नीचे? तो हुगली नदी के नीचे। नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनाई गई 5.55 मीटर व्यास की 2 सुरंगें अब अप एवं डाउन
रेल के लिए एक दूसरे के समानांतर बनाई गई है। देश में नदी के नीचे सुरंग मार्ग में से मेट्रो ट्रेन के इस रूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पूर्व संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पूरे देश में कब से प्रभावी हो गया है? 11 मार्च 2024 से, 12 मार्च 24 से, 13 मार्च 24 से या 15 मार्च 24 से? सही उत्तर है दोस्तों 11 मार्च 2024 से। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचित कर दिया, जिसके साथ ही यह कानून अब पूरे देश में प्रभावी हो गया है। इस संशोधन अधिनियम के जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इससे 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से दस्तावेजों के बिना भी भारत में आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कहाँ से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी के लिए। और कब से? तो 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भी आ गए हैं उनके पास दस्तावेज नहीं है इन 3 देशों से, तो उन्हें अब भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। संयुक्त संसदीय समिति की जनवरी 2019 की रिपोर्ट में के ऐसे शरणार्थियों की संख्या 31,313 बताई गई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा हिंदू 25,447, उसके बाद सिख 5,807, ईसाई 55 तथा बौद्ध और पारसी धर्म के 2 लोग शामिल है। ठीक है, और इन्हीं 31,313 लोगों के लिए देश में इतना हो हल्ला मचा हुआ था। कुछ राज्यों की ओर से सहयोग मिलने में दिक्कत की आशंका को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है। अभी पूरी प्रक्रिया को देखिए दोस्तों। इसके लिए बनाए गए पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले पात्र अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच कर गृह मंत्रालय उन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी कर देगी। आवेदन के लिए संबंधित देश से आने का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं इस अमेंडमेंट एक्ट में। नागरिकता संशोधन अधिनियम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। संशोधन अधिनियम लाने का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण इन पड़ोसी देशों से भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बीसीसीआई ने सत्र 2023-24 के लिए कुल कितने पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है? 25, 27, 28 या 30? तो सही उत्तर है दोस्तों 30 पुरुष क्रिकेटरों को 23-24 सत्र के लिए अनुबंधित किया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। बीसीसीआई ने भारत की पुरुषों की सीनियर टीम के लिए 23-24 सत्र, और ये सत्र कब से कब तक होता है? 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के इन सत्र के लिए सालाना अनुबंध की घोषणा 28 फरवरी 2024 को की। पुरुषों की सीनियर टीम के लिए 30 खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। दोस्तों पिछले कई सालों से अब श्रेणियों 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है। ये श्रेणी कौन कौन से हैं? तो एक होता है A+, उसके बाद दूसरा है A, तीसरा है B और चौथा श्रेणी है C श्रेणी में अनुबंधित किया गया है। पुरुष खिलाड़ियों में ए श्रेणी में कितने? A+ श्रेणी यानी सबसे ऊपरे वाले श्रेणी में 4 खिलाड़ियों को रखा गया है। ये कौन कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा, आपको पता ही होगा कि अभी T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज अमेरिका में हुआ था वो भारत जीत चुकी है। उसके बाद विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। और इन चारों A+ श्रेणी में रखे गए खिलाड़ियों में से रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। ठीक है, इनको अनुबंधित किया गया इन चारों को A+ श्रेणी में, जबकि A श्रेणी में 6 खिलाड़ियों को अनुबंधित किया गया है, B श्रेणी में 5 और C श्रेणी में 15। अब जोड़िए दोस्तों, 4 A+ में, उसके बाद 6 A श्रेणी में, 6 4 10 और फिर B श्रेणी में 5, 6 10 5 15 और C श्रेणी में 15, टोटल 15 15 30 हो गए। A+ श्रेणी में अनुबंधित क्रिकेटरों को 7-7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं बीसीसीआई के द्वारा।
ए प्लस श्रेणी वाले को और ए श्रेणी वाले को 5-5, बी श्रेणी वाले को 3-3 करोड़ और सी श्रेणी वाले को 1-1 करोड़ दिए जाते हैं सालाना। इनके अतिरिक्त मैच फीस खिलाड़ियों को अलग से दिया जाता है। तो बहुत पैसा है भाई क्रिकेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज मैंने आपके लिए सुलभ बनाया है। ए प्लस में आपको पता है इन चारों का नाम। ए ग्रेड में अश्विन है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या। उसी तरह आपको बी श्रेणी में भी दिख जाएंगे ये लोग, ठीक है, और सी श्रेणी में भी, ठीक है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं अलग अलग, तो आप इनको नामों को एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। और ऋषभ पंत अपने ग्रेड बी श्रेणी में आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने सत्र 2023-24 के लिए अनुबंधित कुल 30 पुरुष क्रिकेटरों को कितने श्रेणियों में रखा है तो 4 श्रेणियों में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने सत्र 2023-24 के लिए ए प्लस श्रेणी में कितने पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है तो दोस्तों 4 पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है। कौन कौन, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने सत्र 23-24 के लिए ए प्लस श्रेणी में जिन पुरुष क्रिकेटरों को शामिल किया है उनमें से कौन शामिल नहीं है तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा है, यानी उपरोक्त सभी शामिल है, यानी ऑप्शन डी ई आंसर है। बीसीसीआई ने सत्र 23-24 के लिए पुरुष क्रिकेटरों के अनुबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ए प्लस श्रेणी में 4 सही है, ए श्रेणी में 6 सही है, बी श्रेणी में 5 सही है, सी श्रेणी में 15 सही है, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। हाल ही में जारी स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले 4 वर्षों में देश में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो ऑप्शन है आपके सामने 7.95, 8.95, 9.95 या 10.95। तो सही उत्तर है दोस्तों, पिछले 4 वर्षों में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95% की वृद्धि हुई है। एक बार देख सकते हैं एक बार इस रिपोर्ट को अच्छे से हम लोग। देश में तेंदुओं यानी लियोपार्ड्स की गणना 4-4 वर्ष के अंतराल पर होती है। ऐसी 5वीं गणना जो है केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 19 फरवरी 2024 को जारी की गई। राज्यों के वन विभागों के सहयोग से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से संपन्न इस गणना के आंकड़े स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022 इस शीर्षक से प्रस्तुत किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, देश में तेंदुओं की संख्या यानी 2022 तक 2022 में 13,874 है, जो 2018 में 12,857 आकलित की गई थी। उससे पूर्व 2014 में यह 7,910 थी। इस प्रकार 2018 की तुलना में 2022 में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95 की वृद्धि हुई है, यानी 12,852 से अब 13,874 हो गई है देश में तेंदुओं की संख्या। अब क्षेत्रवार, क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो है 8,820 मध्य भारत व पूर्वी घाटीय मैदान में है। मध्य भारत और पूर्वी घाटी मैदान में इतनी 8,820 है, जबकि पश्चिमी घाट में यह 3,596 है। शिवालिका पहाड़ियों और गंगा के मैदान में यह 1,109 है तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में इसकी संख्या 349 दर्ज की गई है। राज्यों अनुसार देखा जाए तो राज्यों में 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक जो संख्या है 3,907, यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कितना, 3,907। और 2018 में भी वही थी और वहाँ 3,421 थे, जो कि बढ़कर 3,907 हो गई है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहाँ पे तेंदुओं की संख्या 1,985 है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है जहाँ 1,879 तेंदुआ पाए जाते हैं। 2018 की तुलना में 2022 में जिन राज्यों में तेंदुओं की संख्या में गिरावट आई है उनमें बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा व गोवा व केरल शामिल है। यहाँ तेंदुओं की संख्या में पिछले 4 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ आप क्षेत्रवार देख सकते हैं, राज्यवार देख सकते हैं। मैंने बोला शिवालिका पहाड़ियों और गंगा के मैदान में इन क्षेत्रों में 4 क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों। शिवालिका पहाड़ियों व गंगा का क्षेत्रीय मैदान, उसके बाद मध्य भारत व पूर्वी घाट, उसके बाद पश्चिमी घाट और चौथा हो जाता है उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र। अब इसमें आप राज्यवार भी देख सकते हैं, अपने राज्य को आप चुन सकते हैं। जैसे कि मैं बिहार में रहता हूं तो यहाँ तेंदुओं की संख्या जो 2018 में 98 थी और घट के हो गई है 86। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी आई है तो 12.5%, तो 12 तेंदुओं की संख्या घटे हैं बिहार में। और सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, 3,907 तेंदुआ। आगे बढ़ते हैं, आपको इसको देख लीजिएगा। स्टेट
स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश के किस क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक निवास करती है? तो अभी हमने देखा मध्य भारत व पूर्वी घाट में सबसे ज़्यादा तेंदुआ निवास करते हैं, जहां 8,820 तेंदुआ इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है 3,907। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुआ। अगला क्वेश्चन, स्टेट ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो मध्य प्रदेश 3,907 सही है, महाराष्ट्र 1,985 सही है, कर्नाटक 1,879। तो ये टॉप 3 जो स्टेट है जहां तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, तो ये उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO द्वारा MIRV तकनीक से युक्त अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। किस नाम से किया गया परीक्षण? तो मिशन ब्रह्मास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र, मिशन अग्नेयास्त्र या मिशन दिव्यास्त्र? मिशन दिव्यास्त्र नाम से यह परीक्षण किया गया। देखते हैं इसके बारे में। DRDO द्वारा भारत डायनामिक्स के साथ साझा परियोजना के तहत 11 मार्च 2024 को MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और यह किस नाम से? मिशन दिव्यास्त्र नाम से यह परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। लगभग पूरा चीन व आधा यूरोप इन 5,000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम 1.5 टन वजनी इस मिसाइल के दायरे में आ सकते हैं। MIRV का मतलब ही आप समझते हैं कि इस MIRV टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन को अलग अलग जगहों के लिए टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों, यह तकनीक युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी केवल 5 देशों के पास है। कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत यह 6ठा देश बन गया है। इस मिसाइल की एक खासियत यह बताई गई है कि इसे सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के पश्चात भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर किसे वहां का नया मुख्यमंत्री बनाया है? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी यानी JJP के साथ गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही अपने बाहुबल से वहां नई सरकार का गठन किया 12 मार्च 2024 को। और नई सरकार में मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर कुरुक्षेत्र से सांसद व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। चूंकि ये सांसद है तो अभी ने सांसद का पद त्याग करके विधानसभा का चुनाव जीतना होगा 6 महीने के अंदर। भाजपा JJP की 4 वर्ष पुरानी गठबंधन सरकार में JJP के श्री दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में 41 विधायक भाजपा के हैं तथा 7 निर्दलीय विधायकों में से 6 का समर्थन भाजपा को प्राप्त हो गया, यानी टोटल उनको 46 चाहिए थी और हो गया 47। ओके, विधानसभा में JJP सदस्यों की संख्या 10 तथा कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस जांच एजेंसी द्वारा 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया? तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत MV रूएन को सोमालिया समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। माल्टा ध्वज वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश एक चुनाव को लेकर किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023 को किया गया था? तो यह एक देश एक चुनाव के लिए जो समिति था वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने 2 सितंबर 2023 को किया था। इस उच्च स्तरीय समिति में देश के लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद
श्री द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च 2024 को अपने 18,626 पृष्ठों वाली रिपोर्ट सौंपी और अपनी सिफारिशों में चुनाव 2 चरणों में पूरा कराने का सुझाव समिति के द्वारा दिया गया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है, जबकि दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर, यानी जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं उसके 100 दिनों के भीतर ही नगरीय निकाय पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, तो एक देश एक चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। एक देश एक चुनाव से संबंधित रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कितने चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई है? तो अभी हमने देखा 2 चरणों में। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव और उसके 100 दिनों के अंदर पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव कराने की बात कही गई है। और यहाँ अगर त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या फिर ऐसी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश तो समिति ने की ही है, लेकिन ऐसी स्थिति में नई लोकसभा का कार्यकाल बची अवधि के लिए ही होगा। अगर बीच में सरकार गिर जाती है तो मान लीजिए 2 साल के बाद सरकार गिर जाती है तो वो अगली जो सरकार होगी, चुनाव जो होगा वो 3 साल के लिए ही होगा। यानी चुनाव के बाद गठित सरकार यदि 1 वर्ष के बाद किसी कारण से गिर जाए तो दूसरा कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान नए सदन का गठन बाकी बचे 4 वर्षों के लिए होगा। इन सुझावों को लागू करने के लिए समिति ने संविधान के अनुच्छेद 83 संसद की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा की अवधि की में जरूरी संशोधन की सिफारिश की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष के अतिरिक्त वैसे 7 सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे के बाद समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 रह गई। कौन कौन थे? तो गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति में शामिल किया गया था। ठीक है, पूरा ब्यौरा मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस परीक्षण रेंज से RLV-LEX-2 का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया? व्हीलर द्वीप से, चित्रकूट स्थित वैमानिक परीक्षण केंद्र से, पोखरण परमाणु परीक्षण रेंज से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों चित्रकूट स्थित वैमानिकी परीक्षण केंद्र से। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी माने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि 22 मार्च 2024 को उस समय प्राप्त की जब कर्नाटक के चित्रकूट स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज यानी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से किया गया RLV-LEX-2 परीक्षण पूर्णतः सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह इस श्रृंखला का दूसरा परीक्षण था। ऐसा पहला परीक्षण पिछले वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। 22 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो भारत के तरफ से कौन शामिल हुए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या विदेश मंत्री S जयशंकर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इस बार शामिल हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मॉरिशस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत समर्थित कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो 10, 12, 14 या 15? तो 14 परियोजनाओं का उद्घाटन मॉरिशस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली की संपन्न चुनाव के पश्चात वहां के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान या आसिफ अली जरदारी? तो दोस्तों नवाज शरीफ के भाई है शहबाज शरीफ, अब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं पाकिस्तान के। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इन चुनावों में, क्योंकि पाकिस्तान का चुनाव तो बहुत संदेहास्पद रहा, फिर भी नाम के दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव था। पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के लिए 8 फरवरी 2024 को संपन्न चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग N यानी PMLN तथा बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP ने गठबंधन सरकार का गठन मार्च 2024 में किया। इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो PMLN नवाज और PPP मिलकर ये सरकार बनाई है। 72 वर्षीय शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पूर्व इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री से पद से हटाए जाने के पश्चात भी अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक वे गठबंधन सरकार का नेतृत्व उन्होंने किया था। तो पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाई है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का संबंध किस पार्टी से है? तो आपको पता ही होगा कि गठबंधन की सरकार में PMLN और PPP ने मिलकर सरकार बनाई है और PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तरफ से शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो PMLN। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन। नवगठित सरकार के लिए PMLN और PP गठबंधन में वही सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, PTI समर्थित निर्दलीय यानी जो इमरान खान से समर्थित जो निर्दलीय, चूँकि वहाँ पे चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी को निष्कासित कर दिया था, पार्टी को अवैध घोषित कर दिया था, इसलिए इमरान खान से समर्थित जितने भी सांसद थे वे निर्दलीय खड़े हुए और वो निर्दलीयों में से 93 जीत के आए थे। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ी पार्टी तो पाकिस्तान समर्थित निर्दलीय दल थे, PTI समर्थित निर्दलीय दल थे, लेकिन उन्हें उतना बहुमत नहीं था और टोटल 336 में से उनको 50% चाहिए होता है। तो पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री के साथ ही नए राष्ट्रपति का भी चुनाव वहाँ पे हुआ है और आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP के उम्मीदवार थे उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, यानी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का संबंध किस पार्टी से है? तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं एवं विक्रेताओं के संबंध में रिपोर्ट जारी की जाती है? तो आपको पता होगा सिपरी, SIPRI, सिपरी के द्वारा प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है और सिपरी का जो है यह स्वीडन स्थित एक संस्था है जो ये जारी करती है। आइए एक बार हम लोग देखते हैं सिपरी की रिपोर्ट जो आई है 2024 में। विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं एवं विक्रेताओं का संबंध में रिपोर्ट स्वीडन की ये संस्था है, सिंटैक है, जिसका पूरा फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। संस्था की ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 शीर्षक से मार्च 2024 में जारी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 से 18, ये 4 वर्ष का गैप लेके ये अपना बनाती है रिपोर्ट, तो 2014 से 18 की तुलना में 2019 से 23 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है तथा इस अवधि में भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना रहा है। पिछले कई वर्षों से भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार का आयातक है और इन अवधि में भी वो उसे 4.5% की वृद्धि हुई है हथियारों के खरीद में। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में चीन के शस्त्र आयातों में इस वर्ष 44% की गिरावट आई है। दोस्तों, गिरावट का मतलब ये नहीं है कि अब वो हथियार कम बना रहे हैं, अब वो लोग अपने देश में ही वो बना रहे हैं। तो भारत भी अब धीरे धीरे हथियार जैसे जैसे आत्मनिर्भर होते हुए अपना हथियार खुद देश में बनाएगा तो विदेशों से आयातित हथियारों पर निर्भरता कम हो जाएगी और भारत हथियारों के मामले में संख्या तो बढ़ेगा लेकिन आयात वो कम करे। ठीक है, पाकिस्तान के हथियारों के आयात में 43% की वृद्धि दर्ज की गई है, जहां भारत में 4.7% की वृद्धि हुई है, वहीं पाकिस्तान में 43% की वृद्धि हुई है और चीन में 44% की आयात में गिरावट आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2019-23 के वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 5 आयातक देश कौन कौन से हैं? तो सबसे नंबर पर भारत, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद कतर, उसके बाद यूक्रेन और उसके बाद पाकिस्तान। माने दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदा जाता है वो भारत में है, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद कतर। ठीक, ये 5 है, जबकि चीन का हथियारों के आयात में 10वां स्थान है। संस्था की इस रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों की अवधि में हथियारों के सबसे
बड़े 5 निर्यातक देश है। अब 5 खरीदने वाले हो गए, 5 बेचने वाले देश कौन से हैं? तो अमेरिका टॉप पर बना हुआ है। अमेरिका 1 नंबर पर है, फ्रांस 2 नंबर पर, रूस 3 नंबर पर, चीन जो है वो चौथा बड़ा निर्यातक देश बन गया है दोस्तों। जर्मनी 5वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट के दौरान यह भी बताया गया है कि विश्व में हथियारों के सबसे बड़े 2 आयातक देश क्रमशः भारत और सऊदी अरब है। सही है। संदर्भित अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात का 9.8% आयात भारत में तथा 8.4% आयात सऊदी अरब ने किया है। दुनिया में जितने भी हथियार खरीदे बेचे जाते हैं उनमें 9.8% हथियार भारत खरीदता है और इसलिए ये टॉप पर है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, ये अगले 1 साल तक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2019-23 के दौरान भारत के हथियारों की आपूर्ति करने वाला प्रथम 3 देश, भारत किन देशों से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है? तो रूस से, उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद अमेरिका से। ठीक है, और जो अपना जितना हथियार भारत खरीदता है उसमें 36% रूस से खरीदता है, 33% फ्रांस से और 13% अमेरिका से खरीदता है। तो भारत के हथियार खरीदने वाले ये टॉप 3 निर्यातक देश हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के दौरान चीन विश्व में हथियारों का 10वां बड़ा आयातक राष्ट्र है। संदर्भित अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात में वह 2.9% हथियार आयात करता है तथा इस अवधि में उसे हथियारों की आपूर्ति करने वाले 3 प्रमुख देश, जो चीन जिन देशों से आयात करता है हथियार उसमें सबसे ज़्यादा रूस 77%, फ्रांस 13% और यूक्रेन 8.2%। इन देशों से चीन हथियार आयात करता है। अब आगे देखते हैं। पाकिस्तान की इसी अवधि में हथियारों की खरीद में विश्व में 5वां स्थान है और इस अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात का 4.3% आयात पाकिस्तान करता है। और उसके वो किन देशों से सबसे ज़्यादा आयात करता है? तो चीन से 82%, स्वीडन से 4% और तुर्की से 3.8%। यानी चीन को निर्यात करने वाले 3 देश है। 2019 से 23 की अवधि के में विश्व में हथियारों के कुल निर्यात में सर्वाधिक 42% योगदान अमेरिका का है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस रूस का 11% जो दूसरे और तीसरे स्थान पर है, हमने आगे भी बताया था। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका ने अपने हथियारों के निर्यात का सर्वाधिक 15% भाग सऊदी अरब को, सबसे ज़्यादा अमेरिका किसको हथियार निर्यात करता है? तो सऊदी अरब को, और उसके बाद जापान को और उसके बाद कतर को करता है। ये 3 देश है जिसे अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करता है। रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के वैश्विक बाजार में अमेरिका की ही प्रभुत्ता अब बना हुआ है। इसमें बताया गया है कि 2014-18 की तुलना में 19-23 में अमेरिकी निर्यात में 17% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी दौरान रूस के निर्यात में 53% की गिरावट दर्ज हुई है। एक समय था दोस्तों जो अमेरिका और रूस में ज़बरदस्त टक्कर चलती थी कि कौन सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करेगा, लेकिन आज अमेरिका काफ़ी आगे निकल गया है और रूस बहुत पीछे चला गया। वो उस बराबरी के टक्कर से तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं कि 2019-23 के दौरान हथियारों के बड़े निर्यातक राष्ट्र व उनके प्रमुख क्रेता कौन है। तो निर्यात के मामले में आप देख सकते हैं यहाँ अमेरिका 42% निर्यात करता है, फ्रांस और रूस 11%। ठीक है, अमेरिका सऊदी अरब को, जापान को, कतर को सर्वाधिक निर्यात करता है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आयातक कौन राष्ट्र है? तो भारत 1919-23 में 9.8% वैश्विक हथियारों का खरीदार है वो। और भारत कहाँ से सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है? तो रूस से 36%, फ्रांस से 33%, अमेरिका से 13%। इस सब को हमने आपको रिटेन में भी याद करवाया है, तो आप इसे चार्ट को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हम क्वेश्चन के MCQ के माध्यम से भी कुछ प्रश्न आपको रिपीट कराएंगे। जैसे हाल ही में सिफरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब या भारत? तो सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। कुल वैश्विक निर्यात का यह 9.8% आयात करता है। दूसरे नंबर पर कौन था?
सऊदी अरब। ठीक, तो सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-18 की तुलना में 2019-23 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत के हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 19-23 की वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 3 बड़े आयातक देश कौन है दोस्तों? तो भारत, सऊदी अरब और कतर। भारत, सऊदी अरब, कतर, ये 3 आयातक देश है। और इन्हीं अवधि के दौरान सबसे बड़े निर्यातक देश कौन है? तो सबसे बड़ा निर्यातक है अमेरिका। वैश्विक निर्यात का 42% अकेले अमेरिका निर्यात करता है। उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस और रसिया, जो कि 11% हथियारों का निर्यात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही भी है कि 2019-23 के वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 3 बड़े निर्यातक देश कौन है? तो अमेरिका, फ्रांस और रूस। ठीक है, हथियारों की कुल वैश्विक आयात का कितना प्रतिशत भारत आयात करता है? 9.8, 8.4, 10.4 या 12.4? दोस्तों याद होना चाहिए 9.8% भारत आयात करता है। भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले पहले 3 देश कौन सा कौन है? आपको याद होगा 36% रूस, 33% फ्रांस और 13% अमेरिका। यानी रूस, फ्रांस और अमेरिका, ऑप्शन डी। इसे याद रखिएगा। भारत अपने हथियारों के कुल आयात का कितना प्रतिशत रूस से आयात करता है? तो दोस्तों 36% रूस से आयात करता है। एक एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-23 के दौरान वैश्विक हथियारों के आयात में चीन का स्थान क्या है? तो चीन का स्थान 10वां है। चीन 10वां है। ठीक है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 की तुलना में 19-23 में अमेरिकी हथियारों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों? तो 37% की वृद्धि दर्ज की गई है। और वहीं रसिया में गिरावट देखी गई है, माइनस में गया है। हाल ही में रूस में संपन्न चुनाव के पश्चात व्लादिमीर पुतिन लगातार 10वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है? स्वीडन, पोलैंड, यूक्रेन या बेलारूस? तो नाटो का 32वां सदस्य देश है स्वीडन। याद रखिएगा, नाटो में सदस्यों की संख्या हो गई है 32 और 32वां देश है स्वीडन। एक बार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग इस पूरे नाटो को समझेंगे। स्वीडन भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विगत 75 वर्षों में अपनी गुट निरपेक्षता को त्याग कर अब अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया है। 7 मार्च 2024 को वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह में स्वीडन इस सैन्य संगठन का 32वां सदस्य बन गया। इससे पूर्व फिनलैंड, याद होगा दोस्तों कुछ महीने पहले फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना था, यानी अप्रैल 2023 में। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूसी सैन्य कार्रवाई के बाद फिनलैंड व स्वीडन दोनों ने सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन मई 2022 में किया था। नाटो एक प्रावधान है, नाटो का जो प्रावधान है अनुच्छेद, उसके वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार कहा गया है कि किसी भी नाटो देश पर हमले को नाटो के सभी सदस्य देशों के रूप में हमला देखा जाएगा तथा सभी नाटो देश मिलकर ही ऐसे हमले का जवाब देंगे। इसलिए जो भी नाटो से जुड़ता है तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत सुरक्षित समझता है, अमेरिका के नेतृत्व में वो आ जाता है। नाटो क्या है? तो नाटो के बारे में एक बार हम लोग समझते हैं। नाटो यूरोप व उत्तरी अमेरिकी देशों का एक राजनीतिक एवं सैन्य संगठन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व कनाडा आदि देश इनके प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है इसका मुख्यालय। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सदस्य देशों की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की रक्षा करना है। इस संगठन के किसी भी देश पर यदि कोई देश हमला करता है तो इसकी रक्षा नाटो के सभी सदस्य देश मिलकर करते हैं और उसका बचाव करने के लिए आवश्यक कार्रवाई मिलकर विरोधी पर हमला करते हैं। नाटो की स्थापना मूलतः तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोप की सुरक्षा के लिए हुई थी और आज भी यूरोपीय संघ तो टूट गया, लेकिन रसिया बना बरकरार है और वो उसी से बचने के लिए स्वीडन और ये 2 देश अभी नाटो में शामिल हुए हैं, फिनलैंड, स्वीडन। 1949 में स्थापना के समय नाटो के सदस्य देशों की संख्या 12 थी। धीरे धीरे बढ़कर अब यह 32 हो गई है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कौन से देश कब शामिल हुए हैं, इसका पूरा लिस्ट आपको दिया गया है। इसको आप वीडियो को होल्ड करके आप इसको देख सकते हैं और इंटरेस्ट के अनुसार याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो सबसे लास्ट में 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य और मार्च 2024 को नाटो
32वां स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 से 18 मार्च 2024 के बीच निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या मॉरिशस? तो भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। देखते हैं क्या क्या हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे ने अपनी पत्नी तासी दामो के साथ 14 से 18 मार्च 2022 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। वार्ताओं के पश्चात जारी घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम सीमा के निकट गैफेल माइंडफुलनेस सिटी निर्माण की भूटान नरेश की महत्वाकांक्षी योजना की प्रशंसा की। तो कहाँ? तो असम सीमा के निकट भूटान में वे गैफेल माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। माइंड, आप जान ही सकते हैं, माइंडफुलनेस। भारत के सहयोग से निर्माणाधीन पुनात संगचू परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए वर्ष 2024 में ही इसके चालू होने की आशा दोनों देशों ने व्यक्त की। तो पुसान संगचू भारत के सहयोग से यह परियोजना है भूटान में। भूटान नरेश की पहल पर वहाँ के युवाओं के विकास के लिए शुरू की जा रहे ग्यालसुंग कार्यक्रम के वित्तीयन हेतु भारत की ओर से 1500 करोड़ की सहायता हेतु किए गए समझौते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किया। तो इस कार्यक्रम के लिए भारत 1500 करोड़ रुपया सहायता रूप में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, भूटान के ग्यालसुंग कार्यक्रम के लिए भारत की ओर से कितनी धनराशि की सहायता दिए जाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो 1500 करोड़ रुपये पर। ठीक है, अब पिक्चर में भी देख सकते हैं। हाल ही में किस देश के नरेश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? तो भूटान के नरेश ने। और भूटान की प्रधानमंत्री की यात्रा के कुछ ही दिनों बाद भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे की 14 से 18 मार्च 2024 की भारत यात्रा के एक सप्ताह के भीतर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की भूटान की राजकीय यात्रा पर 22 से 23 मार्च 2024 को की। थिम्पू में एक समारोह में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से श्री मोदी को भूटान नरेश ने सम्मानित किया। भूटान के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले गैर भूटानी हैं। इसी से समझ सकते हैं यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। श्री मोदी से पूर्व केवल 4 हस्तियों को ही भूटान का यह सम्मान दिया गया था। मोदी जी 5वें व्यक्ति है। 23 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थिम्पू में भारत की मदद से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल ग्यालसुंग जेंसु पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन मेजबान प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे के साथ मिलकर किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या विश्व बैंक? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की जाती है। और इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। विभिन्न देशों में खुशहाली यानी हैप्पीनेस की स्थिति के आकलन के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी अंग्रेजी में हम लोग इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2024 की ऐसी 12वीं वार्षिक रिपोर्ट 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर विश्व भर में जारी की गई। ठीक है, ताज़ा रिपोर्ट में भारत के लिए यह इंडेक्स 4.054 आकलित करते हुए 143 देशों में भारत की रैंकिंग 126वां दिया गया है, जो कि काफ़ी चिंताजनक बताया गया है। 2022 की रिपोर्ट में 136वां था और अब 126वां हो गया। थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन भारत में खुशहाली की जो स्थिति है वो अभी भी इस रिपोर्ट के अनुसार चिंताजनक बनी हुई है। किसी भी देश के लिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के हैप्पीनेस इंडेक्स का मान 1 से 10 के बीच होता है। इस सूचकांक की गणना 6 मानकों के आधार पर होती है, जिसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता या तथा भ्रष्टाचार पर धारणा, इन सारे मानकों के आधार पर यह निकाला जाता है। 2024 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सर्वोच्च हैप्पीनेस सूचकांक फिनलैंड का आकलित किया गया है। इस प्रकार फिनलैंड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खुशहाल देश बताया गया है। यह लगातार 7वां वर्ष है जब खुशहाली के मामले में फिनलैंड शीर्ष पर है। खुशहाली की सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की ही है।
इस रिपोर्ट में बताई गई है। सबसे नीचे 143वें स्थान पर अफगानिस्तान के लिए आकलित किया गया है, जिसमें 143 देशों की सूची में उसका स्थान सबसे नीचे है। 142वें स्थान पर लेबनान तथा 141वें स्थान पर लिसोथो है। भारत इस सूची में नीचे से 18वें और ऊपर से 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 126वां है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 10 कंट्री फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे खराब स्थिति में हम लोग नीचे से चलेंगे 143 से, तो अफगानिस्तान, फिर लेबनान, फिर लिथोसे, फिर सियरा लियोन, फिर कांगो, फिर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मलावी, यहाँ से ऊपर चलते तो सबसे 1 नंबर पर फिनलैंड और सबसे अंत में अफगानिस्तान। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लें तो चीन 60वें स्थान पर है, नेपाल 93, पाकिस्तान 108, म्यांमार 118, भारत 126, श्रीलंका 128, बांग्लादेश 129 और अफगानिस्तान 143। कुछ अन्य प्रमुख देशों में तो न्यूजीलैंड 11वें स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम 20वें, यूएई 22वें, अमेरिका 23वें, जर्मनी 24वें, फ्रांस 27वें, सऊदी अरब 28वें, जापान 51वें और रूस 72वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है सबसे खुशहाल देश। और सबसे कम खुशहाल देश, दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। ठीक है, 143वें रैंक पे है और लेबनान 142वें रैंक पे। अब हम लोग आर्थिक घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी Q3 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि विकास दर दर्ज की गई? तो 8.4% की विकास दर्ज की गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहली तिमाही में 8.2, दूसरी तिमाही में 8.1 और तीसरी तिमाही में 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने यानी एनएसओ द्वारा 9 फरवरी 2024 को जारी अंतिम आकलन के अनुसार 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो विश्व बैंक, मुद्रा कोष, भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य विभिन्न वित्तीय एजेंसियों के पूर्वानुमानों से अधिक होने के साथ साथ विगत 6 तिमाहियों में प्राप्त की गई सर्वोच्च वृद्धि दर है। ठीक है, आगे बढ़ते। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2023-24 में देश के खरीफ खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना रहेगा? तो फसल वर्ष 2023-24 में देश के खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 1541.87 लाख टन होने का अनुमान कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2023-24 में देश में रबी खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना रहेगा? तो रबी खाद्यान्नों का उत्पादन रहेगा 1551.61 लाख टन, खरीफ का 1541 और रबी का 1551 लाख टन। ठीक है, याद रखिएगा। और चावल का कुल उत्पादन कितना रहेगा? अब खरीफ और रबी का तो हो गया, लेकिन जब खरीफ की बात होती है तो उसमें चावल का उत्पादन कितना रहेगा? तो चावल का कुल उत्पादन 1238, चावल जो खरीफ में आता है। ठीक है, कुल खरीफ में 1541 और उसमें चावल का स्थान रहेगा 1238.15 लाख टन चावल का उत्पादन होगा। उसी तरह गेहूं का कुल उत्पादन कितना रहेगा? तो गेहूं आता है रबी में और रबी का कुल उत्पादन है 1551.61 और उसमें गेहूं का रहेगा 1120.19 लाख टन। याद रखिएगा दोस्तों। 10 मार्च 2024 को निम्न में से किस समूह के साथ भारत ने स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। तो हाँ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत ने एक स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इसमें पूरा हम लोग देखेंगे कि ये आप मैप पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड में इनकी स्थिति क्या है। और एक समूह है यूरोप का, जो यूरोपीय देशों से अलग 4 देशों का एक समूह है। 16 वर्षों तक बातचीत के विभिन्न दौर के पश्चात भारत ने 4 यूरोपीय देशों के समूह, 4 यूरोपीय देशों का यह समूह है क्या? तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यह एक समूह है जिसमें 4 देश शामिल। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नामक एक समूह है, उसमें 4 देश शामिल है। आगे हम बताएंगे 4 देश कौन है। तो इस समूह के साथ एक स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 10 मार्च 2024 को किए गए। 16 साल से यह प्रोसेस चल रहा था। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी एफ्टा के सदस्य देशों में नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, लिechtenstein हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया। 4 देश शामिल है। और ये चारों देश ना यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है।
इस समझौते के को व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा नाम दिया गया है। इसके तहत अगले 15 वर्षों में EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन अनिवार्य रूप से 100 अरब डॉलर का निवेश भारत में करेगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। लक्षित 100 लाख अरब डॉलर के निवेश में 50 अरब डॉलर का निवेश पहले 10 वर्षों में व शेष 50 अरब डॉलर का निवेश अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। यानी 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर, पहले 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर और बाकी के 10 वर्षों में 5 अरब डॉलर का निवेश भारत में करेगा। ETFA के साथ संपन्न टेपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लागू होने में अभी लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है, क्योंकि ETFA के चारों देशों को अपने संसद में इसका अनुमोदन कराना होगा। ETFA के चारों देश यूरोपीय संघ के बाहर के यूरोपीय देश है, ठीक है। इन्होंने अपना एक अलग समूह बना रखा है। निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA में शामिल नहीं है? नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड। उपरोक्त सभी सम्मिलित चारों सदस्य यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल हैं। इन्हीं को मिलाकर ये संघ बना हुआ है और ये यूरोपीय देश से अलग है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच निम्न में से किस स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसे नाम दिया गया है टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और EFTA के बीच संपन्न स्वतंत्र व्यापार समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में EFTA कितनी धनराशि का निवेश अनिवार्य रूप से करेगा? तो हमने देखा था 100 अरब डॉलर का निवेश अनिवार्य रूप से करेगा। इनमें 50 अरब डॉलर पहले 10 वर्षों में और बाकी के 50 अरब डॉलर अगले 5 वर्षों में करेगा, ठीक है। इस EFTA को आप ये यूरोपीय संघ मत समझ लीजिएगा, ये यूरोपीय संघ से इतर यूरोपीय संगठन है, ठीक है, 4 देशों का। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम अनुमान के अनुसार कृषि वर्ष 2022-23 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितना मिलियन टन रहा? तो 2022-23 में जो आंकड़ों के अनुसार 355.48 मिलियन टन बागवानी में उत्पादन रहा। यहाँ आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, अलग अलग फसलों और सब्जियों के बारे में ये दिया गया है, ठीक है। देश में बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर उपजों के क्षेत्र और उत्पादन के वर्ष 2022-23 के अंतिम अनुमान तथा वर्ष आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में बुआई क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 0.41% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितना रहेगा? 23-24 की बात हो रही है, तो इस समय 355.25 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है और पिछला वर्ष यह कितना रहा था? 355.4 मिलियन टन 22-23 में रहा था और 23-24 में रहेगा 355.25 मिलियन टन अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में कितने रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है? तो सरकार द्वारा 285 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है जूट के MSP में। कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग CACP की संस्तुति के आधार पर सरकार द्वारा मार्च 2024 को 2024-25 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,335 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष यानी 2023-24 के लिए लागू मूल्य से 285 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? तो 5,050 रुपये प्रति क्विंटल था और उसमें 285 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। वर्तमान में ये कितना हो गया है? 5,335 रुपया प्रति क्विंटल जूट का MSP है। सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है? तो पिछला वर्ष 5,050 रुपये प्रति क्विंटल था और उसमें 285 रुपये की वृद्धि कर दी गई है, 5,335 रुपया प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI के रिपोर्ट के अनुसार कितने मूल्य के 2000 के करेंसी नोट अभी भी चलन में शेष रह गए हैं? तो 8,470 करोड़ के 2000 के करेंसी नोट अभी भी मार्केट में रह गए हैं। 2000 रुपयों के करेंसी नोटों का वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर का दर्जा बरकरार रखते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा RBI के द्वारा 19 मई 2023 को की गई थी। उस समय 3.35 लाख करोड़
के ऐसे नोट चलन में थे। वापस लेने की आरबीआई की घोषणा के बावजूद आरबीआई की विज्ञप्ति के अनुसार जब ये कट ऑफ डेट खत्म हो गया है, 8,470 करोड़ रुपए के ऐसे नोट 29 फरवरी 2024 तक चलन में शेष थे, यानी अब ये पैसे अवैध हो जाएंगे। इस प्रकार चलन में रहे 2000 के सभी करेंसी नोटों में से 97.62% नोट ही 24 फरवरी 2024 तक आरबीआई के पास वापस आए थे। यानी जब यह घोषणा हुई थी कि भाई अब बदल लीजिए, तब 3.56 लाख करोड़ के नोट बाहर थे 2000 के, और उसमें से अब 97.62% वापस आ गए और 8,470 करोड़ के 2000 के नोट वापस नहीं आए। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो यह शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है, ठीक है, 10 मार्च को महतारी वंदना योजना। और इसके तहत पूरा प्रावधान हम लोग देखते हैं। राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर उनकी स्थिति में सुधार के लिए यानी 10 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य के सभी पात्र विवाहित महिलाओं जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक है, उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के द्वारा प्रदान की जाएगी। वैसे महिला जिनकी 1 जनवरी 2024 से उम्र 21 वर्ष पार कर गई है, 21 वर्ष की हो गई हैं, उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। विधवा, तलाकशुदा व प्रत्यक्त महिलाएं भी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। 31 जनवरी 2024 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को वर्चुअल तरीके से की, यानी हर साल 12,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, पर महीने 1,000 रुपया। महतारी वंदना योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पात्र विवाहित महिलाओं को कितनी धनराशि प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा? 5,000, 1,000, 1,500 या 2,000? तो 1,000 रुपये प्रति माह। अब हम लोग देखते हैं इन महीनों में कौन सी नई नियुक्तियां हुई है। तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना, विनय कुमार, राहुल सिंह या शेफाली बी सरन? तो सही उत्तर है दोस्तों किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। पिछले वर्ष भाजपा नेता विजय सांपला इस पद के पर से त्यागपत्र के पश्चात यह पद रिक्त था तथा अरुण हलदार को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला गया था। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के प्रवक्ता रहे श्री किशोर मकवाना ने अपना यह कार्यभार 11 मार्च 2024 को संभाला। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना। याद रखिएगा दोस्तों, जो नई नियुक्तियां हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किशोर मकवाना। रूस में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तब विनय कुमार। अगर आपके मित्र, भाई, दोस्त, चाचा, मामा, नाना किसी का भी नाम विनय कुमार हो तो आप सोचिएगा कि वो रूस के नए राजदूत है। भारत के द्वारा रूस में नए राजदूत है, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, देख लेते कौन कौन सी नियुक्ति है। तो रूस में भारत के नए राजदूत विनय कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह। आपको याद रखिएगा दोस्तों, आपका कोई मित्र हो उसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष चुन लीजिएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक शेफाली बी सरन हो गई हैं। प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल। भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष एमबी राव। चुनाव आयोग में 2 नए आयुक्त चुने गए हैं। कौन कौन? तो ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू। याद रखिएगा, एक एक करके हम लोग रिपीट करेंगे। हाल ही में रूस का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार। हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो राहुल सिंह, ठीक है। एससी एसटी के अध्यक्ष किशोर मकवाना। रूस में भारत के नए राजदूत विनय कुमार और सीबीएसई के नए अध्यक्ष राहुल सिंह। भारतीय प्रशासनिक सेवा के राहुल सिंह को
चुना गया है किसका, तो सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में। इस पद पर वह निधि छिब्बर का स्थान लेंगे, जिन्हें अब नीति आयोग में सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों शेफाली बी सरन को नियुक्त किया गया है। भारतीय सूचना सेवा आईआईएस की 1990 बैच की अधिकारी है शेफाली बी सरन। अभिनय पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर मनीष देसाई, जो कि 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं, उसका स्थान इन्होंने लिया है। और इस पद पर जो रहते हैं वो कौन होते हैं, तो सरकार की तरफ से प्रवक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रसार भारती बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो नवनीत सहगल जो है प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो एमबी राव जो हैं प्रसार भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सह सीईओ एमबी राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष मार्च 2024 में चुने गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, इंडियन बैंक के एमडी एसएस जैन तथा सिटी यूनियन बैंक के एमडी कामाकोडी संघ के उपाध्यक्ष इस बैठक में चुने गए। इन तीनों को उपाध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसे या किन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है, तो नवनीत सहगल, ज्ञानेश्वर कुमार, सुखबीर सिंह संधू या बी और सी दोनों, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन्हें चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन चुनाव के बारे में। अब हम लोग कुछ देखेंगे अवार्ड्स और सम्मान जो मिले हैं ना, उनको देखेंगे। 2023 की विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 9 मार्च 2024 को कहाँ संपन्न हुआ, तो दोस्तों यह भारत के मुंबई में हुआ। और 28 साल के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। वर्ष 2023 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का फाइनल दौर मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 9 मार्च को संपन्न हुआ। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का यह 71वां आयोजन था। इस प्रतियोगिता का ताज चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता। तो नई विश्व सुंदरी कौन है, विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड 2023 चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा, याद रखिएगा अगले 1 वर्षों तक ये नाम। पूर्व वर्ष 2022 की विश्व सुंदरी पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने उन्हें विश्व सुंदरी का ताज पहनाया। 112 देशों की सुंदरियां इस वर्ष प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। पहली रनरअप लेबनान की यास्मीना जैतून रही। भारत की प्रतिभागी कौन थी, तो सीना शेट्टी, और यह शीर्ष 4 में भी जगह नहीं बना पाई। तो भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन भाग लिया, तो सीनी शेट्टी। 28 वर्षों के अंतराल के पश्चात इस वर्ष विश्व सुंदरी प्रतियोगिता की मेजबानी भारत ने की। इससे पहले 1996 में बेंगलुरु में इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ था। इस वर्ष इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, अभिनेत्री कृति सैनन, पूजा हेगड़े, मानुषी छिल्लर, बेनेट कोमलन एंड कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन, अमृता फडणवीस आदि शामिल थे। भारत की केवल 6 सुंदरियां ही मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने में सफल रही है, और ऐसी पहली उपलब्धि रीता फारिया को 1996 में प्राप्त हुई थी। इसके बाद 1966 में प्राप्त हुई थी। इसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हैडेन, 1999 में युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और पिछली बार जो चुनी गई थी मिस वर्ल्ड वो थी मानुषी छल्लर, जो कि 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का ताज किसने जीता, तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा, पोलैंड की कैरोलिन बियोस्का, लेबनान की यास्मीना जैतून या भारत की सीनी शेट्टी, तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2023। पिक्चर में देख लीजिए उनकी तस्वीर। इकोनॉमिक्स टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है भारत के माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को। इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023। इकोनॉमिक टाइम्स के इस व्यापार जगत में वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों का वितरण मार्च 2023 में किया गया। वर्ष 2023 के लिए दिए गए पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर तो सीके वेंकटरमन, टाइटन के एमडी है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रमेश जुनेजा, ये कौन है, तो मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन हैं। वह
राजीव जुनेजा, ये कौन है? तो वाइस चेयरमैन है एवं एमडी है मैनकाइंड फार्मा को, इन दोनों को दिया गया। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर तो डिएगो इंडिया की सीईओ एमडी हीना नागराजन को दिया गया। कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय स्टेट बैंक को मिला। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अडानी ग्रीन एनर्जी को दिया गया। तो वहीं कॉन्शियस कॉरपोरेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार एचडीएफसी बैंक को दिया गया। ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर लीना नायर सीईओ चैनल को दिया गया। इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो सीके वेंकट रमन एमडी, टाइटन के एमडी सीके वेंकट रमन को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर हीना नागराजन, तो सही है। कंपनी ऑफ द ईयर भारतीय स्टेट बैंक, सही है। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अडानी ग्रीन एनर्जी, सही है। ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर लीना नायर, सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग व्यापार जगत के अष्ट यंग एंड यंग पुरस्कार के तहत वर्ष 2023 का इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? टाइटन के एमडी सीके वेंकट रमन, चोलामंडलम फाइनेंस के चेयरमैन वेलायन सुवैया, टीवीएस मोटर के मानक चेयरमैन वेणु श्रीनिवास या टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। तो यह पुरस्कार दिया गया है चोलामंडलम फाइनेंस के चेयरमैन वेलायन सुवैया को अष्ट एंड यंग पुरस्कार के तहत वर्ष 2023 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। उद्योग व्यापार जगत के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अष्ट एंड यंग के वर्ष 2023 के पुरस्कारों का वितरण 24 फरवरी 2024 को मुंबई के एक समारोह में किया गया और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वेलायन सुबैया चेयरमैन चोलामंडलम, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार टीवीएस मोटर कंपनी के मानद चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए ज्यूरी का विशेष पुरस्कार तो टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। अष्ट एंड यंग पुरस्कार के तहत वर्ष 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह दिया गया टीवीएस मोटर के मानद चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को। अष्ट एंड यंग पुरस्कार के तहत वर्ष 2023 का आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को दिया गया। हिंदी दैनिक अमर उजाला का हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 का शब्द सम्मान किसे प्रदान किया गया? विनोद कुमार शुक्ल, टीएम वासुदेव नायर, चिन्मयी त्रिपाठी या मालिनी गौतम। तो यह दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च शब्द सम्मान, जिसे आकाशदीप सम्मान के लिए भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे एक बार। वर्ष 2023 के अमर उजाला शब्द सम्मानों का वितरण नई दिल्ली के एक समारोह में 13 मार्च 2023 को किया गया, 13 मार्च 2024 को किया गया। हिंदी के प्रसिद्ध दैनिक अमर उजाला ने हिंदी साहित्य एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहन करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत 2018 से की थी। इन्हें शब्द सम्मान नाम दिया गया है। इनमें दो सर्वोच्च आकाशदीप सम्मानों में से एक हिंदी तथा दूसरा हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में सतत विकास एवं विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए दिया जाता है। हिंदी में विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए सर्वोच्च शब्द सम्मान, जिसे आकाशदीप सम्मान भी कहा जाता है, 5-5 लाख रुपया दिया जाता है। इस वर्ष प्रख्यात कवि एवं कथानकार विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के लिए तथा हिंदी के अलावा किसी यानी हिंदीतर भाषा में यह मलयालम साहित्यकार एवं फिल्मकार एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये, अमर उजाला का हिंदीतर भाषा के लिए वर्ष 2023 का शब्द सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो एमटी वासुदेवन नायर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की तस्वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स, वार इज ओवर या द लास्ट रिपेयर शॉप। तो सही उत्तर है दोस्तों ओपेनहाइमर। अब 96 ऑस्कर पुरस्कार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 2023 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट साइंसेज ने 96वें एकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, का वितरण लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया में है 10 मार्च को किया गया।
कुल मिलाकर 23 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार इस वर्ष दिए गए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित सर्वाधिक 7 पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार ओपेनहाइमर को प्राप्त हुआ। इस फिल्म को सर्वाधिक 13 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था और 7 में मिला। और बाफ्टा में भी 13 पुरस्कारों में ही बाफ्टा में भी इस फिल्म को 7 पुरस्कार दिया गया था। तो ऑस्कर में भी 7 पुरस्कार इस फिल्म को मिले। वर्ष 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर 4 पुरस्कार योर्गोस लैंथिमस द्वारा निर्देशित फिल्म पुअर थिंग्स को प्राप्त हुए। अब एक बार देख लेते हैं अवार्ड्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ओपेनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को याद रखिएगा दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओपेनहाइमर के अभिनेता किलियन मर्फी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया पुअर थिंग्स की एमा स्टोन को। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द लास्ट रिपेयर शॉप को। वहीं सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म में द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया। दोस्तों इसी श्रेणी में पिछले बार R&R को पुरस्कार दिया गया था सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म में। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हीरोइन है और द सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म दिया गया वार इज ओवर को। इन पॉइंट को याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा प्रश्न। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ओपेनहाइमर फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ओपेनहाइमर फिल्म के सिलियन मर्फी को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आपको याद होगा पुअर थिंग्स की एमा स्टोन्स को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। अब निम्न में से कौन सा सही है आपको मिलाना है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लास्ट रिपेयर शॉप सही है। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट सही है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हीरोइन सही है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म ये सब यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का वार इज ओवर, मिस प्रिंट हो गया है, तो ये सभी सही है, यहाँ पे कर लेना है वार इज ओवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2024 का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया रिकेन याकामोटो को और नाम से ही लगता है कि ये जापान के होंगे। एक बार देख लेते हैं इनके बारे में। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र का वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता रिकेन यामामोटो को प्रदान करने की घोषणा की गई। वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माने जाने वाले इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वह जापान के 9वें आर्किटेक्ट है। इसके तहत पदक के साथ $1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। 6 वर्ष पूर्व 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो यह सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु 2023 का 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर अदिति सेन डे को यह पुरस्कार दिया गया। गणित के क्षेत्र का वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल टालाग्रांड को दिया गया। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन मार्च 2024 में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह आबू धाबी में संपन्न हुआ। किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती सरकार द्वारा मार्च 2024 में शुरू किया गया? तो हैती में। हैती में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक एवं मानवीय संकट से रिकॉर्ड भूख एवं कुपोषण की स्थिति बनी हुई है, जिसे शक्तिशाली हथियारबंद गिरोह ने लूटपाट की स्थिति वहां बनाई हुई है। हथियारबंद गिरोहों व सेना पुलिस के बीच खुलेआम चल रही गोलियों के बीच आम आदमी फंसे हुए तथा खाने के संकट वहां की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका सहित कई देशों ने अपने दूतावास वहां खाली करने की शुरुआत कर दी है। हैती में भारत का वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती सरकार द्वारा मार्च 2024 में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिक रिपब्लिक में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया, याद रखिएगा। भारत शक्ति
भारतीय सेना के किस अंग द्वारा हाल ही में किया गया सैनिक अभ्यास है? तो यह भारत की तीनों सेनाओं को द्वारा किया गया यह सैनिक अभ्यास है। ठीक है, और यह भारत शक्ति जो है राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च 2024 को संपन्न हुआ। हाल ही में तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहां संपन्न हुआ? तो राजस्थान के पोखरण में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण 2024 नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम में संपन्न किया? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या मलेशिया? तो मलेशिया के साथ। यह तीसरा संस्करण है जो विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। किस नाम से? तो समुद्र लक्ष्मण। भारतीय नौसेना का INS किल्टन तथा मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशिया पोत के डी लकीर इस संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के लिए किस नाम को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? शिव शक्ति, शिव स्थल, इंद्र स्थल या चंद्र स्थल? तो शिव शक्ति। जहां पे चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ था 23 अगस्त को, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी उस स्थल को शिव शक्ति स्थल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन बाद नाम घोषित किया था। इसके साथ ही 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी उन्होंने घोषित किया था। लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट के रूप में मान्यता अब अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन संघ ने भी 19 मार्च को प्रदान कर दी है। तो अब जहां पे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लैंड किया था उस स्थल को कहा जाएगा शिव शक्ति स्थल। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर सी डिफेंडर्स नामक संयुक्त अभ्यास पोर्ट ब्लेयर के निकट संपन्न किया? मलेशिया, रूस, अमेरिका या जापान? तो अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों का संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के निकट संपन्न हुआ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 10वां संस्करण लिमितिये 2024 संपन्न किया? जापान, बांग्लादेश, सेशल्स या ओमान? तो सेशल्स के साथ यह संपन्न किया। ठीक है, और लिमितिये का अर्थ होता है मित्रता। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मतदाताओं की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो 18वीं लोकसभा में 96.88 करोड़ लोग ने मतदान देने योग्य हो गए थे। यानी देश में कुल मतदाताओं की संख्या 96 करोड़ 88 लाख हो गई है। विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा के नए चुनाव के लिए मतदाताओं की संख्या 96.88 करोड़ है, जिसमें 49.72 करोड़ पुरुष और 47.15 करोड़ महिला मतदाता शामिल है। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 48.44 हजार है। 1.82 करोड़ युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में कर सकेंगे, यानी ये नए लोग शामिल हुए हैं। देश में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 लाख है, जबकि 2.18 मतदाता 100 वर्ष से 2.18 लाख मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 49.2 टोटल 96.88 में से 49.72 करोड़ पुरुष मतदाता है, और महिला मतदाता कितनी है? तो 47.15 करोड़। नेक्स्ट जो है वो अंतिम पॉइंट है, खेलकूद से देखेंगे इस महीने में। खेलकूद के बारे में पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो गुलवीर सिंह ने रिकॉर्ड बनाया। एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता एथलीट गुलवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में सैनजुआ में 17 मार्च 2024 को पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में 27 मिनट 41.81 सेकेंड में पूरी की और इस स्पर्धा का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। 25 वर्षीय गुलवीर सिंह ने 16 वर्ष पूर्व सुरेंद्र सिंह द्वारा 2008 में स्थापित रिकॉर्ड को उन्होंने भंग किया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बावजूद गुलवीर पेरिस ओलंपिक खेलों में अर्हता प्राप्त नहीं कर सके, यानी वो उतना मिनट नहीं निकाल सके जिससे कि उन्हें पेरिस में ओलंपिक में भाग लेने के लिए अनुमति मिल जाती। सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी हाल ही में कौन से बैडमिंटन खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है? तो फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है, जो दूसरी बार है। हाल ही में संपन्न ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता, और उन्होंने अपने ही देश के एंथनी शिनुका गिटिंग को हराकर यह खिताब जीता। महिलाओं का एकल खिताब जापान की अकाने यामागुची को फाइनल में स्पेन की कैरोलिन मारिन ने हराकर जीता। तो पुरुष में जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के और महिलाओं में स्पेन की कैरोलिन मारिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन वही भी है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो स्पेन की कैरोलिना मारिन ने। और इन्हें किसने हराया? इन्होंने किसको हराया? तो जापान की अकाने यामागुची को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल विजेताओं के नाम और उनके उपविजेताओं के नाम। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को बिलियर्ड्स के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो पंकज अडवाणी को शामिल किया गया है। हाल ही में संपन्न 89वां रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2023-24 का खिताब मुंबई ने किस टीम को फाइनल में पराजित करके जीता? तो मुंबई ने विदर्भ को फाइनल में पराजित करके यह खिताब जीता। बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट के प्रथम श्रेणी का 89वां रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का फाइनल मुंबई एवं विदर्भ के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 से 14 मार्च 2024 को खेला गया। फाइनल में विदर्भ की टीम को 169 रनों से हराकर मुंबई ने 42वीं बार यह ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। मुंबई टीम के मुशीर खान को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मुंबई के ही तनुष कोटियान को मिला। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 902 रन आंध्र प्रदेश टीम के रिकी भुई ने बनाए, जबकि सर्वाधिक 53 विकेट तमिलनाडु के आर साई किशोर ने लिए। इस टूर्नामेंट में मुंबई टीम का कप्तान कौन थे? तो अजिंका रहाणे थे। रणजी ट्रॉफी विजेता टीम के लिए पुरस्कारों की राशि बीसीसीआई ने बढ़ा करके कितना कर दी है? 5 करोड़ इस वर्ष किया जा चुका है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष होंगे नितिन नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के दूसरे क्रिकेट प्रीमियर लीग वुमेन्स प्रीमियर लीग की विजेता कौन रही? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है दूसरे विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता रही। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। बीसीसीआई महिलाओं की दूसरी वुमेन्स प्रीमियर लीग का आयोजन 23 फरवरी से 17 मार्च के बीच हुआ। इसका खिताब दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 8 विकेट से हराकर स्मृति मंधाना के नेतृत्व वाली आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। पुरुषों के आईपीएल की तर्ज पर खेले गए महिलाओं क्रिकेटरों के इस लीग के टीमों की संख्या पिछली बार की तरह 5 ही थी। पिछले बार पहले में भी 5 टीम थे, इस बार भी 5। आरसीबी की ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सोफी मोलिनेक्स को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा को मिला। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन 347 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप आरसीबी की एलिस पेरी को मिला। तो वहीं सर्वाधिक 13 विकेट लेने के लिए पर्पल कैप आरसीबी की श्रेयंका पाटिल को मिला। यहाँ पे देख लेते हैं टीमों के जो कप्तान कौन थे। तो आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंधाना, यूपी वॉरियर्स की कप्तान थी ऑस्ट्रेलिया की एलिसी हिली, मुंबई इंडियंस की कप्तान भारत की हरमनप्रीत कौर थी, तो गुजरात जायंट्स की कप्तान ऑस्ट्रेलिया के बेथ मुनी थी। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान भी ऑस्ट्रेलिया के मैकलेगिन थी। महिलाओं के दूसरे प्रीमियर लीग में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा को। इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का, तो स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज। तो वहीं पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। ठीक है, वही क्वेश्चन है, इंडियन वेल्स ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पोलैंड के ईगा स्विएटेक ने जीता। मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनोर ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता? तो रेडबुल के एम्बाप्पे ने यह खिताब जीता। यहाँ देख लेते हैं कि बहरीन ग्रां प्री, सऊदी अरब ग्रां प्री और ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री मार्च में हुए। इन 3 ग्रां प्री के विजेता कौन रहे? तो 2 से 9 मार्च 2024 को बहरीन व जद्दा में आयोजित क्रमशः बहरीन ग्रां प्री तथा सऊदी अरबियन ग्रां प्री में रेडबुल के एम्बाप्पे ने विजेता रहे तथा इनके उप विजेता रहे रेडबुल के ही एस्परोज। बहरीन और सऊदी ग्रां प्री एम्बाप्पे ने जीते। तो वहीं 24 मार्च को मेलबोर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के विजेता कौन रहे? तो फरारी टीम के सी सेंस जूनियर। और उप विजेता कौन थे? तो लेकरसन। सऊदी अरब ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस के विजेता कौन रहे? तो रेडबुल के एम्बाप्पे ही रहे। तो वहीं ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस के विजेता कौन रहे? तो फरारी टीम के सी सेंस जूनियर जो थे ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री फार्मूला 1 के विजेता रहे। भारतीय
पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झांझरिया, अपने नाम सुना होगा। ये भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। 2024 में एथेंस तथा 2016 में रियो डी जेनेरो में पैरालंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा एथलीट देवेंद्र झांझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में झांझरिया ने रजत पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। पद्म भूषण से सम्मानित झांझरिया इस पद पर एक अन्य पैरा एथलीट दीपा मलिक का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? तो दीपा मलिक। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों हेतु भारतीय ओलंपिक दल का प्रमुख किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है एमसी मैरीकॉम को चुना गया है। ठीक है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के दौरान होगा। इन खेलों में भारत के खिलाड़ियों के दल के प्रमुख जो है प्रसिद्ध मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम होंगी, जबकि उप प्रमुख शीतकालीन खेल की जो उप प्रमुख होंगे वो शीतकालीन खेलों के प्रमुख चुने जाएंगे। तो वह उप प्रमुख चुने गए हैं, एथलीट शिवा केशवन को बनाया गया है। इस नियुक्ति की घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ ने की। इसके साथ ही टेबल टेनिस में राष्ट्रमंडल चैंपियन व खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अचंत शरद कमल उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल होंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो यानी मई 2024 के प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।